वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्धों के बारे में। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 4 दिया है, फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध। तो फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ फ्रांसीसियों के जो अंग्रेजों से कर्नाटक युद्ध हुए हैं, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए, और इससे पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं, उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन हो, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुई 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। देखिए, ये सभी शासक हुए हैं फ्रांस के साम्राज्य में, और सभी शासकों का एक वहाँ पर अलग अलग महत्व और योगदान रहा है। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो लुई 14वां कौन था? ये सम्राट था फ्रांस का। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के योगदान में जिस मंत्री का एक बहुत ही बड़ा योगदान था, उसका नाम था मंत्री कोलबर्ट। ठीक है, मंत्री का क्या नाम था? कोलबर्ट। तो इनके प्रेरणा से, इनके प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर स्थापना होती है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो इसका वर्ष है वर्ष 1664। तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और ये कैसी कंपनी थी ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये सरकारी कंपनी थी, ये निजी कंपनी नहीं थी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। मंत्री कोलबर्ट ने स्थापना की, 1664 में इसकी स्थापना होती है, और ये एक सरकारी कंपनी थी। राइट, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि सूरत में सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना खोला था। मैंने पिछले वीडियोज में आपको प्रत्येक यूरोपीय कंपनी, जैसे कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या फिर डेनिश, इन सभी के प्रथम कारखाने, उनका स्थापना वर्ष बता दिया था। उनको आप पिछली वीडियोज में देख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा सूरत। सूरत में पहला कारखाना खोला गया था। कब कब खोला गया था? तो देखिए, ये 1668 में सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपना जो कारखाना है वो 1668 में सूरत में खोला था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दूसरा कारखाना कब खोला गया, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो 1669 यानी कि नेक्स्ट ईयर में ही मसूलीपट्टनम में, ठीक है, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना फ्रांसीसियों ने खोल लिया था। तो दूसरे कारखाने को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आपका मसूलीपट्टनम होगा। लेकिन अगर आपका पहला कारखाना का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आपका सूरत ही होगा। राइट, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में जो चंद्रनगर था, बंगाल में कौन सा क्षेत्र था? चंद्रनगर। तो चंद्रनगर में भी वहाँ पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। तो 1690 में वहाँ पर कारखाना बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि पहला कारखाना 1668 में, दूसरा 1669 में, चंद्रनगर में 1690 में। ठीक है, और यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, ये है इंडिया और यहाँ पर ये आप सूरत। तो यहाँ पर प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1668 में होती है, क्योंकि आपको पता है कि 1664 में कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में प्रथम कारखाना स्थापित होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुप्ले गवर्नर बनकर भारत कब आया? ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 1741, 42, 43 और 44। राइट, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1744। ठीक है, सन 1742 में डुप्ले भारत का गवर्नर बनकर आता है। और डुप्ले के आने के बाद भारत में फ्रांसीसियों का एक जो प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था। फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई थी, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि डुप्ले एक योग्य गवर्नर था। हालांकि उसके निर्णय काफ़ी विवादास्पद भी रहे, लेकिन फ्रांसीसियों के दृष्टिकोण से डुप्ले एक योग्य गवर्नर था। और उसके माध्यम से कर्नाटक युद्धों का सूत्रपात हुआ, यानी कि कर्नाटक युद्धों की वहाँ पर शुरुआत भी होती है। और कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़े गए? तो ये आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रमुखतः लड़े गए हैं। हालांकि इसमें जो भारत के राज्य थे, कर्नाटक और जो हैदराबाद, इस सभी रियासतें उसमें भी शामिल थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ?
संधि आपसे पूछी गई है। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा एक्सलोसोपेल संधि, ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा, राइट। यहां पर 4 संधियों के नाम और दिए गए हैं, 2 संधियों के यहां पर नाम और दिए गए हैं। तो एक्सलोसोपेल की जो संधि है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुई और इसी के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरी जो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि हुई थी, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद समाप्त हुई थी। और तीसरा और अंतिम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको केवल ऑप्शन ए ही सही करना है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जा रही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1746 से 48 सन 1746 से 48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। तो इस वर्ष को ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस समय गवर्नर कौन था, तो आपको पता ही है कि सन 1742 में डुप्ले गवर्नर बन के भारत में आया था, ठीक है। इसका तात्कालिक कारण क्या था ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था, इसका जो तात्कालिक कारण था वो था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों को पकड़ना, ये प्रथम कारण था। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा वो ये रहा कि कर्नाटक युद्ध के बाद भारत के जो राजा थे, भारत के जो नवाब थे, उनकी राजनीतिक अस्थिरता और कमजोरी यहाँ पर सिद्ध हुई, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कर्नाटक का दूसरा युद्ध का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, कर्नाटक व हैदराबाद की राजनीति का संघर्ष और सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का आंतरिक राजनीति में संघर्ष ही इसका प्रमुख कारण रहा है, ठीक है। कर्नाटक और हैदराबाद में वहाँ पर उत्तराधिकार का भी संघर्ष चल रहा था, तो ये सबसे बड़ी वजह रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में जो पॉइंट दिया गया है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। यूरोप में ऑस्ट्रिया में भी उत्तराधिकार संघर्ष का कारण चल रहा था, तो ये आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। ऑप्शन बी में ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण है और सप्तवर्षीय युद्ध ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है। तो इसी एक प्रश्न में आपको तीनों युद्धों के कारण मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे युद्ध की बात की गई है, तो कर्नाटक और हैदराबाद की राजनीति का संघर्ष ही इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये कब से कब तक हुआ था, तो ये 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। सन 1749 से सन 1754 तक ये दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें हैदराबाद और कर्नाटक 2 जगह थी, हैदराबाद और कर्नाटक। तो इन दोनों जगहों पर दोनों जो यूरोपीय कंपनियां थीं वो एक तरह से वहाँ पर अपने अपने समर्थकों को गद्दी पर बैठाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसकी वजह से कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैदराबाद और कर्नाटक, तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग 2 लोग थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो इनके बीच उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। जबकि कर्नाटक जो क्षेत्र था वहाँ पर अनवरुद्दीन और चांदा साहब, ठीक है, अनवरुद्दीन और चांदा साहब, इनके बीच संघर्ष चल रहा था। तो इसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, कहाँ पर, हैदराबाद में, राइट। ध्यान रखते चलिए, ये आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में डुप्ले ने यानी कि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, ठीक है। जबकि कर्नाटक में क्या किया, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ देना पड़ा, ठीक है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांदा साहब का पक्ष लिया है फ्रांसीसियों ने, ठीक है। तो ये आपके फ्रांसीसियों के हो गए, यहाँ पर रेड कलर में मैंने दे दिए हैं। तो बाकी का जो नासिर जंग और अनवरुद्दीन है ये आपके किसके हो जाएंगे, अंग्रेजों के। तो ये यहाँ पर प्रमुख कारण रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1758 से लेकर सन 1763 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। और ये एक ऐसा युद्ध है जो कि फ्रांसीसियों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध में अंतिम रूप से हारने के बाद भारत में फ्रांसीसियों का सफाया हो गया, ठीक है। तो ये जो युद्ध है, जो यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध, इस युद्ध से प्रेरित था। सप्तवर्षीय युद्ध ये प्रमुख कारण था। और सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये सन 1756 से 63 तक चला था। तो 56 से शुरू होता है, तो इसके 2 वर्ष बाद भारत में भी
कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। और इसके दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य काफ़ी युद्ध हुए, और एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध होता है, वो आपको पता भी होगा, मैंने एक बार शायद एग्जाम में जो आई वाई क्वेश्चन में आपको पूछा था करंट अफेयर की सीरीज में कि वांडी वास का युद्ध कब हुआ था, वांडी वास का युद्ध। तो एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे करंट अफेयर में पूछा था कि वांडी वास का युद्ध कब हुआ, तो ये आपका हुआ था सन 1760 में। और ये ऐसा एक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, और भारत में फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक नया गवर्नर आया था, काउंट डी लाली। और काउंट डी लाली एक बहुत ही अयोग्य गवर्नर था। ठीक है, कैसा गवर्नर था? अयोग्य गवर्नर। उसकी नीतियों और जो भी उसके निर्णय थे उसका एक गलत प्रभाव गया, और वहाँ पर फ्रांसीसियों का एक प्रभाव भारत में खत्म हो गया। ठीक है, जबकि डुप्ले दूसरे वाले कर्नाटक युद्ध के दौरान ही उसको वापस बुला लिया गया था। डुप्ले को किस वर्ष बुलाया गया था? तो ये आपका बुलाया था सन 1752 से 54 के बीच में बुला लिया गया था। इसके बाद नए गवर्नर आए, उन्होंने फ्रांसीसियों के प्रति जो कार्य करना था वो नहीं कर सके। ठीक है, तो अंतिम रूप से सन 1763 में पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के तहत ये जो युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ, ये वैसा क्वेश्चन है, तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं है, ये अवधारणात्मक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि डुप्ले भारत में क्यों असफल हुआ। तो इसके कई कारण थे, जैसे कि अति आशावादी होना। तो डुप्ले ने भारत में कई ऐसे कदम उठाए थे जो कि सफल नहीं हो सके, लेकिन फिर भी डुप्ले ने अपना ऐसा जो निर्णय लिए कि वो सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ क्योंकि वो अति आशावादी था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बनता है निरंकुश स्वभाव। डुप्ले एक निरंकुश गवर्नर था, क्योंकि वो अपने ही निर्णयों के प्रति केवल सोचता था, दूसरे शासकों या नवाबों के प्रति उसकी कोई सोच नहीं था। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कारण बनता है योजनाओं को धरातल पर ना ला सकना। ठीक है, यानी डुप्ले जो भी कार्य करता था उसका क्रियान्वयन पूर्ण रूप से जो है नहीं कर पाता था। वह अभियान की योजना तो बनाता था, लेकिन वो उसको धरातल पर नहीं ले आ पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण थे डुप्ले के भारत में असफल होने थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण था। अगर पूरी फ्रांसीसी कंपनी की असफलता के कारण अगर पूछे जाते हैं तो कई कारण हैं यहाँ पर दिए गए। अंग्रेजों की बंगाल पर विजय एक सबसे बड़ा कारण है। देखिए, अब यहाँ पर अंग्रेजों की वजह से फ्रांसीसी क्यों असफल हो गए, इसका देखिए सीधा सीधा संबंध है कि बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ी थी, और बंगाल से अंग्रेजों को काफ़ी धन मिला था, काफ़ी जनशक्ति भी मिली थी, और बंगाल से जो भी आय होती, इनकम होती थी, उसका वे भारत में होने वाले युद्धों में, जैसे कि फ्रांसीसियों के साथ जो भी युद्ध हुए उनमें भी उन्होंने प्रयोग किया, जो भी जन धन था उसका प्रयोग किया। तो अंग्रेजों की जो बंगाल विजय थी, ये अंग्रेजों की विजय में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुई, और इसमें फ्रांसीसियों को कमजोर करने का इस बात ने पूरा प्रयास किया। ठीक है, डुप्ले की वापसी भी फ्रांसीसियों की असफलता का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि फ्रांसीसियों की तरफ से जो सबसे योग्य गवर्नर था वो डुप्ले ही था। और सन 1754 में जब डुप्ले को वापस बुला लिया गया, तो इसके बाद जो बाद में आने वाले गवर्नर थे उन्होंने योग्यता का परिचय नहीं दिया, और जितना डुप्ले भारत को अच्छी तरह से जानता था उतना बाद में आने वाले गवर्नर भारत को नहीं जानते थे, जिससे कि वो अदूरदर्शी सिद्ध हुए और भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ। ऑप्शन सी दिया गया है, काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता। तो सीधी बात है, आने वाले जो गवर्नर थे जो जिनका नाम था काउंट डी लाली, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अदूरदर्शी थे और वो निरंकुश भी थे, इसकी वजह से फ्रांसीसियों का पतन हुआ। डी ऑप्शन में दिया गया फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक बड़ी जल सेना थी और जल शक्ति के काफ़ी उन पर साधन थे। ठीक है, इसकी वजह से भी अंग्रेजों को यहाँ पर विजय मिलती है और फ्रांसीसी असफल होते हैं। और एक और कारण बनता है कंपनी का स्वरूप सरकारी होना, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी वो आपकी निजी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी होने की वजह से इसमें भ्रष्टाचार होता था, निर्णय लेने में देरी होती थी। तो ये सभी कारण बनते हैं
फ्रांसीसियों के भारत में असफल होने की। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर एफ सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी कारण बनते हैं फ्रांसीसियों की असफलता की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसकी जो कंपनी की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए, यानी कि सन 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। और ये जो कंपनी है वो भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार तो नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने केवल जो ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार तक अपने आप को सीमित रखा। इसके बाद अपनी पूरी जो फैक्ट्रियां तो उनको अंग्रेजों को बेचकर वो वापस भी चले गए थे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि डेनिशों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रंकोबार, ठीक है। ट्रंकोबार में डेनिशों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और ट्रंकोबार कहाँ पर है, तो ये आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो यहाँ पर ट्रंकोबार है और यहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। हालांकि बाद में उन्होंने सन 1755 में, ठीक है, सन 1755 में श्रीरामपुर जो कि कलकत्ता में है यहाँ पर भी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन इनका डेनिशों का जो प्रभाव था वो बहुत ही कम रहा, बहुत ही कम समय तक उन्होंने भारत में व्यापार किया, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। डेनिश से दो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डेनिश कब आए और डेनिशों ने अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया। तो ये आपका 1620 में किया, ठीक है। ट्रंकोबार में कब किया था, 1620 में स्थापित किया था। और ये भारत में आए कब थे, सन 1616 में, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और इतने ही क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमने कई क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करके शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।